कमरे में ले जाकर पटक दे। पार्वती और अर्चना दोनों संजना के हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अलग कमरे में ले जाती हैं। पीरियड्स वाली बहू। कॉलेज से निकलकर संजना बस स्टैंड की तरफ चलती है तो अचानक ही उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर वह पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं नजर आता। कमाल है, लग तो रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, मगर यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। यह कहते हुए संजना आगे चलने लगती है और उसे फिर लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसा उसे कई बार महसूस होता है। अंत में वह बस स्टैंड पर आकर खड़ी हो जाती है और वहाँ कुछ लड़के उसे देखकर हंसने लगते हैं। बेवकूफ, मुझे देखकर ऐसे हंस रहे हैं जैसे कि जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की को देख रहे हो। तभी वहाँ बस आकर रुकती है और जैसे ही संजना बस में चढ़ने लगती है, आशीष उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींच लेता है। बदतमीज बदमाश, तूने मेरा हाथ पकड़कर बस में चढ़ने से रोका? ले, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। यह कहते हुए संजना आशीष के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ देती है। आया मजा? फिर करेगा ऐसी शरीफ लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकत? पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा यकीन मानिए। मैं तो बस आशीष ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पुलिस वैन आ पहुँचती है। कसम इस खादी वर्दी की, चोरू चक्कों और मजनू रांझों की जमकर ठुकाई करता हूँ। चला कर बैठ वैन में। पर मैंने कुछ गलत तो किया ही नहीं। कसम इस खाकी वर्दी की, वो तो थाने चलकर ही पता चलेगा तुझे कि तूने क्या गलत किया है। हाँ, इसे ले जाइए इंस्पेक्टर सर और अच्छा सबक सिखाइएगा। पुलिस आशीष को अपने साथ ले जाती है और संजना फिर से बस का इंतजार करने लगती है, मगर तभी एक औरत संजना के पास आकर कहती है, बेटी, तेरे कपड़ों पर खून का दाग दूर से दिखाई दे रहा है। इसे अपने दुपट्टे से कवर कर लो और तुरंत जाकर कपड़े बदल लो। यह सुनते ही संजना चौंक जाती है और अचानक ही उसकी आंखों के सामने बेचारे आशीष की तस्वीर घूमने लगती है, जो उसे इसी बारे में बताना चाहता था। संजना खून के दाग को अपने दुपट्टे से कवर करके तुरंत ऑटो से घर जाकर कपड़े चेंज करती है और उल्टे पांव थाने जाकर आशीष को छुड़वाती है। वह आशीष से माफी मांगते हुए कहती है, मेरा नाम संजना है, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं खामखा आपको गलत समझ बैठी। माफी रहने दीजिए संजना जी, बस आपके सामने मेरी बेगुनाही साबित हो गई, मेरे लिए वही काफी है। उस दिन के बाद संजना और आशीष के बीच अच्छी जान पहचान बन जाती है। संजना मन ही मन आशीष को चाहने लगती है। दोनों कभी पिकनिक के बहाने तो कभी चाय के बहाने एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक दिन संजना आशीष से कहती है, आशीष, मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है संजना, तुम्हारी जैसी जीवन संगिनी पाकर तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आशीष और संजना की शादी हो जाती है। ससुराल आकर संजना बहुत खुश होती है। क्यों बहू, कैसा लगा ससुराल? सब बहुत अच्छे हैं माँ जी। हाँ, पर मैं थोड़ी सख्त हूँ, मुझे नियम कायदे से चलना पसंद है। बड़ी बहू, आज से रसोई का काम संजना करेगी, तुम इसे सब नियम कायदे अच्छे से समझा देना। जी माँ जी। एक दिन पार्वती संजना और उसकी जेठानी को बुलाकर कहती है, सुनो बड़ी बहू, कल पूर्णमासी है और मैं चाहती हूँ कि घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवा दूं। प्रसाद बनाने का काम संजना कर देगी और पूजा पाठ की तैयारी तुम कर देना। संजना सुबह सुबह प्रसाद बनाकर पूजा घर में रख देती है और फिर सास के पास जाती है। माँ जी, आज आप ये साड़ी पहनना, बहुत जचेगी आप पर। ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो ला, पहन लेती हूँ। पार्वती वो साड़ी पहनकर कथा श्रवण को आई औरतों के बीच आकर बैठ जाती है और तभी वहाँ संजना प्रसाद रखने आती है, मगर जब वो प्रसाद रखकर वापस मुड़ती है तो अचानक ही एक औरत की नजर उसके कपड़ों पर लगे खून के दाग पर पड़ जाती है। खून का दाग देखते ही वह तिलमिला उठती है और वह पार्वती से कहती है, हाय राम, पार्वती बहन, ये क्या अनर्थ हो रहा है तेरे घर में? जरा बहू के कपड़े तो देख। तभी पार्वती की नजर भी खून के दाग पर पड़ती है तो वह आग बबूला हो जाती है। सत्यानाश हो तेरा, सब कुछ अशुद्ध और अपवित्र कर दिया। क्या तुझे अपनी माहवारी का भी ध्यान नहीं रहा? सचमुच ध्यान नहीं रहा माँ जी, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। यह कहकर संजना जाने लगती है, मगर पार्वती क्रोध में चीखना शुरू कर देती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, कहाँ मर गई? जल्दी से आ।
जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? क्या हुआ? सत्यानाश हुआ। क्या तूने छोटी बहू को माहवारी के नियम कायदे नहीं बताए? भूल हो गई माँ जी। उनकी ऐसी रूढ़िवादी बातें सुनकर संजना हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो नेचुरल क्रिया है माँ जी, इसमें इतना हंगामा करने वाली कौन सी बात है। मैं अभी नैपकिन लगाकर कपड़े बदल लेती हूँ। चुप कर। जब तक तेरी माहवारी खत्म नहीं होती तब तक तू हम सब के लिए अछूत है, अछूत। किसी भी चीज को छुआ तो तेरे हाथ काट दूंगी, समझी? यह कहकर पार्वती बड़ी बहू को आदेश देती है, बड़ी बहू इस करमजली को पकड़ और उस अलग कमरे में ले जाकर पटक दे। पार्वती और अर्चना दोनों संजना के हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अलग कमरे में ले जाती हैं और फिर पार्वती उसे समझाते हुए कहती है, अब से तू इसी कमरे में रहेगी और माहवारी खत्म होने पर स्नान करके ही घर में प्रवेश करेगी। ये क्या अत्याचार है माँ जी? आज के जमाने में ऐसी दकियानूसी विचारधारा भला कौन फॉलो करता है? इस घर की यही परंपरा है छोटी बहू, और इस परंपरा को घर की सब औरतें हमेशा से निभाती आई हैं, इसीलिए तुम्हें भी निभानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए खाना बाहर दरवाजे पर रखवा दिया करूंगी, उठाकर खा लिया करना। संजना मॉडर्न विचारों वाली महिला थी और माहवारी की असलियत और अहमियत को अच्छे से समझती थी, इसीलिए उससे यह जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। वह 2 दिनों तक भूखी प्यासी उस कमरे में कैद रहती है और जब बात बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो वो अपने भाई गणेश को फ़ोन करती है। हेलो गणेश भैया, कहाँ हो तुम? कार में हूँ लाडली बहना, ऑफिस जा रहा हूँ। बोलो क्या करना है? ऑफिस बाद में जाना, पहले सीधे मेरे ससुराल चले आओ और मुझे घर ले जाओ। यह सुनते ही गणेश तुरंत संजना के पास चला जाता है। क्या हुआ लाडली बहन, यूं अचानक ससुराल छोड़ने का फैसला क्यों? कोई खटपट वाला मामला है क्या? ये सब मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी, अब घर चलो। संजना को यूं अचानक मायके जाते देख पार्वती को बुरा लग जाता है और वह कहती है, इस घर से जा तो रही हो, पर याद रखना जब तक मेरे चलाए नियम कायदे निभाने की कसम नहीं खाओगी, मेरा बेटा तेरी शक्ल तक नहीं देखेगा। अगले दिन आशीष घर आता है और घर में संजना को ना देखकर परेशान हो जाता है। माँ, संजना दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई है क्या? आशीष के ये पूछने पर पार्वती और अर्चना उसे सब बता देती हैं और उनकी बात सुनकर आशीष कहता है, ये कैसा नियम कायदे हैं? ये तो दकियानूसी विचारधारा है। मैं तो कहूँ सीधे सीधे भ्रम है, भ्रम। भला ऐसे नियम कायदों से क्या लाभ? तभी आशीष का बड़ा भाई अजय वहाँ आ जाता है और उसे समझाने लगता है, माहवारी को लेकर जो नियम इस घर में सालों से निभाए जा रहे हैं, तुम उन पर सवाल क्यों उठा रहे हो? क्योंकि ऐसा नियम अंधविश्वास है, भ्रम है और औरतों पर अत्याचार है भैया। ऐसे नियम माहवारी के समय औरत को खतरे में भी डाल सकते हैं। यह सुनकर पार्वती भड़क जाती है। तू कहना क्या चाहता है बेटा? क्या मैं तुम्हारी जोरू के लिए बरसों से चले आ रहे नियम कायदे तोड़ दूं? हाँ, तोड़ दो माँ, क्योंकि आज विज्ञान का जमाना है। माहवारी जैसे समय में खुद को स्वच्छ और सेहतमंद बनाए रखने के लिए महिलाओं के पास अच्छे साधन उपलब्ध हैं। यह सुनकर भी पार्वती अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं होती। मैं ऐसे साधनों में कोई विश्वास नहीं रखती। मेरे घर में तो वही पुराने नियम चलेंगे बस। तो ठीक है, मैं भी अब इस घर में नहीं रहता। आज ही घर छोड़कर चला जाता हूँ। संजना को साथ लेकर कहीं भी रह लूंगा। यह सुनकर पार्वती की जिद एकाएक समझौते और समझदारी में बदल जाती है और वह मन ही मन अपनी हार मानते हुए कहती है, मुझे ऐसे नियम कायदे नहीं चाहिए जो मेरे बेटे को ही मुझसे अलग कर दे। आज मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं समझ गई हूँ कि जमाना वास्तव में बदल गया है। अब जल्दी से जा और बहू को घर लेकर आ जा। और हमारी देवरानी को बोलना कि अब उसकी सास भी उसी की तरह आधुनिक सोच रखने वाली हो गई है। इस तरह पार्वती पुराने रूढ़िवादी ख्यालों को हमेशा के लिए त्याग देती है और उसका यह बदला हुआ रूप देखकर सब खुश होते हैं। फिर वह खुद संजना को घर लेकर आती है और अगली पूर्णमासी को खुशी खुशी सबके साथ मिलकर अपने घर में विधिवत भगवान सत्यनारायण की कथा संपन्न कराती है। इस तरह भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही रूढ़िवादी गलत परंपरा का अंत भी हो जाता है।